नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डे 30 के अंतर्गत साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और खनिज, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या कोई भी आयोग का एग्जाम जहां पर जीएस पूछा जाता है, किसी भी आयोग का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें आपको ये निश्चित तौर पर बेनिफिट देगा। पहला प्रश्न, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट है अणु और दूसरी सूची में तत्व दिए हुए हैं। विटामिन बी 12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, चाल्कोपाइराइट। पूछा हुआ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन बी 12 क्या है, तत्व कौन सा इसमें पाया जाता है? तो इसमें जो तत्व पाया जाता है उससे आप इसको सुमेलित करिए। ऐसे ही हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो उससे आपको सुमेलित करना है। तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ए का 2 आप लिखिए। हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम आप लिख लीजिए, सॉरी आयरन आप लिख लीजिए, तो बी का 4 हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, सी का 1। चाल्कोपैराइट में ये कॉपर हो जाएगा, डी के 3। 2 4 1 3, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइक्लोकोबालेमैनिन है। कोबाल्ट इसमें उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्तकणों में पाए जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। तो है क्या ये हीमोग्लोबिन? प्रोटीन है। एक और आपको फैक्ट मिल गया जिसमें आयरन उपस्थित होता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और इसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। चाल्कोपाइराइट एक खनिज है जिसमें कॉपर उपस्थित होता है और इसका रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, कभी कभी ट्रांसलेशन ऐसा किया जाता है, द्रव सोडियम जो है वो शीतल के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि शीतलक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। दांत में जो आप मंजन करते हैं, पेस्ट करते हैं, दंत पेस्ट का एक अवयव होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा है बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं। और चौथा है यसत सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। पूछा जा रहा है कौन सा एक कथन सही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न बहुत कठिन हो जाते हैं क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस पे विचार करना पड़ता है और आपको इन विचार के बाद में आप ये बता सकते हैं, मतलब सारे प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आप ये बता सकते हैं कि वास्तव में इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से इसमें पढ़ना होता है आपको। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में आकार पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, तो वहां पर जो दिया हुआ था प्रश्न में, यहाँ पर दिया हुआ है कि सोडियम का, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि जो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट है कि दंत पेस्ट का अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये सही है। बोर्दो मिश्रण वाला भी ये गलत है। और यशस सामग्रियों का सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो प्रयोग होता है वो खनिज कौन सा है? वो खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। गिब्साइट, बोहमाइट और डायस्पोर का यह सम्मिलित रूप है और यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया था, इसलिए इसका नाम बॉक्साइट कर दिया गया। उसका नाम लेस बॉक्स था, इसीलिए उसी बॉक्स के नाम पर बॉक्साइट नाम इसका रख दिया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण इसी बॉक्साइट से किया जाता है, विद्युत अवघटन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का जो ये प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब आपका हाथ पांव कभी डैमेज हुआ होगा या आपने किसी को देखा होगा, कुछ हड्डी वड्डी टूटी होगी, तो उसमें डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो कलाकार होते हैं मूर्तियों को बनाने में, मूर्तियां और उनके सांचों को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में अनुक्रम कौन सा सही होगा? यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व, उससे कम घनत्व, फिर उससे कम घनत्व, ऐसे आपको सेट करना है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? इस्पात का।
इस्पात के बाद में किसका होगा, ऐसे आपको सेट करना है। तो इसमें इस्पात के बाद सबसे ज्यादा हो जाएगा सोने का, सोने के बाद में पारे का, पारे के बाद में इस्पात का। ठीक है, देखिए यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है। वैसे सबसे कम इसमें इन तीनों में सबसे कम किसका हो जाएगा, इस्पात का। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा जैसे सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व मापा जा रहा है तो क्यूब में है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर में देखेंगे तो 19.3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद पारे का और इस्पात, इस्पात का इसमें सबसे कम हो जाएगा, अवरोही क्रम है तो सोना सबसे ज्यादा, पारा फिर उससे कम, फिर इस्पात उससे कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। कौन सी इसमें चीज है जो जल से हल्की होती है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इनमें से। तो इनमें से जो सोडियम है, सोडियम का जो आपेक्षिक घनत्व है ये 0.97 होता है और जल का 1 होता है। तो 1 से जिसका ज्यादा होगा वो जल से भारी होगा, 1 से जिसका कम है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो जल से, क्योंकि इसका 0.97 है तो 1 से तो ये कम है ना, इस कारण से ये हल्का होता है जल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। चांदी ऊष्मा और विद्युत दोनों का संचालक होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है, सर्वाधिक मात्रा में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक है, एक गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होती है। और भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। सीसा की अगर हम बात करें, लेड की, तो ये न्यूनतम संचालक होता है, सीसा से प्रवाह नहीं होता है, बिल्कुल बैड कंडक्टर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेड या हेमेटाइट। तो मोनाजाइट रेड से तो प्राप्त होता नहीं है, आप जानते ही हैं। हेमेटाइट से, यानी कि लोहे का अयस्क कौन है यहाँ पर, लोहे का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त होता है, पिच ब्लैंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो 3 फैक्ट, लोहा हेमेटाइट से, थोरियम मोनाजाइट से और पिच ब्लैंड से यूरेनियम, यूरेनियम पिच ब्लैंड से। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है, कहां से, किसके ऊपर से गुजरती है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऐसी कौन सी दशा होगी, भाप जब कहां से गुजरेगी। तो जब भाप कॉपर से गुजरती है, तांबे से गुजरती है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम जल या भाप से बिल्कुल अपक्रिया नहीं करते हैं। तो चाहे लेड से गुजरे, चाहे कॉपर से, चाहे सिल्वर से, चाहे गोल्ड से, चाहे प्लेटिनियम से। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर तो और कोई दिया नहीं हुआ है, यहां पर तांबा ही दिया हुआ है, तो यहां पर तांबा हो जाएगा। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम किसी से भी, ये ध्यान रखिएगा, गुजरे तो भाप गुजरे या जल, कोई अपक्रिया नहीं होती है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। पारे को आप प्रयोग करते हैं क्यों, क्योंकि इसका जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का गुण होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, उच्च उष्मीय चालकता के कारण प्रयोग हम करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रसार की दर इसकी उच्च होती है, या अपारदर्शी एवं चमकदार होता है, ये भी एक कारण है, इसलिए अंकित पाठ को पढ़ने में सुविधा होती है। उसमें चालकता इसकी उच्च होती है, ये कारण है, यही प्रश्न में पूछा गया है। इससे शीर्ष ताप को यह अंकित कर लेता है। और पारा कांच पर नहीं चिपकता, अधिक वाष्पशील नहीं होता है, ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। तो ये सब कारण है कि तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, और ये धातु है पारा। पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु होती है, इसका रंग आपसे पूछा जाए तो चांदी जैसा होता है, और ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, इस कारण से इसका तापमापी में प्रयोग भी किया जाता है, ये आपने पिछले प्रश्न में देखा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें, ये विद्युत उद्योग होता है। विद्युत के उपयोग में आने वाली चीजें बनाई जाती हैं। गैर धात्विक खनिज है, जो धात्विक खनिज अधात्विक खनिज होते हैं, तो ये गैर धात्विक खनिज है, और ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है,
विद्युत रोधन क्षमता अधिक इसमें होती है, उच्च वोल्टेज को भी ये सह सकता है, इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक की पारद्युति जो होती है, ये शक्ति रासायनिक स्थिरता साथ में अधिक होने के कारण इसे संधारित्र या अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों में इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो इससे बनाया क्या जाता है, इंसुलेटर बनाया जाता है। मोनाजाइट अयस्क है, तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट से अभी हमने आपको एक व्याख्या में बताया था कि थोरियम प्राप्त की जाती है मोनाजाइट रेत से, तो थोरियम का ये अयस्क हो जाएगा। मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। इनमें जो थोरियम है, लैंथेनम है और सीरियम, ये सब पाया जाता है। तो भारत का जो केरल तट है वहां पर पर्याप्त मात्रा में ये मिलता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। स्वतंत्र अवस्था में इसमें क्या मिलता है? तो स्वतंत्र अवस्था में इसमें सोना मिलता है। स्वतंत्र अवस्था में मिलने के बावजूद भी इतना महंगा है। धातुओं में सोना जो है वो रासायनिक सक्रियता इसकी सबसे कम होती है, इसके कारण से ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रासायनिक सक्रियता का क्रम अगर हम देखें तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, ऐसे ये पाया जाता है, ऊपर से नीचे ये क्रम है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ये याद रहेगा आपको, ये भूलिएगा नहीं। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? प्रदीप नली में सर्वाधिक सामान्य रूप से कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो प्रदीप नली है ना, फ्लोरेंस जो ट्यूब होती है, तो फ्लोरेंस ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त करने वाली जो चीज है वो पारा वाष्प या आर्गन है। सर्वाधिक इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ऐसा निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस इसमें भरी जाती है, और कभी कभी जीनान, नियान और क्रिप्टान का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये मैं पूछ रहा हूं, क्यों किया जाता है, और कोई चीज क्यों नहीं प्रयुक्त की जाती? तो इसको आपको बताना है कमेंट करके। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट अगर आप नहीं करेंगे तो समस्या होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तैयारी में भी और इस कार्यक्रम को चलाने में भी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कथन सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, और दूसरा है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? अगर ये सही है तो दूसरे में कारण दिया है, क्या इसी कारण से होता है? तो ये भी बात सही है, इसी कारण से केरोसिन में संचयन किया जाता है, क्योंकि वैसे ये वायु प्रभाव में होने पर गल जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही और सही स्पष्टीकरण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी कारण से इसको केरोसिन या मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि हवा में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन से क्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है, और सोडियम धातु की जल से अधिक बंधुता होती है, और यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है, और हाइड्रोजन गैस में फिर आग लग जाती है, ये भी आप जानते हैं। तो सोडियम को इसी कारण से केरोसिन में रखा जाता है। मोती के मुख्य अवयव हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एरागोनाइट और कंचियोलिन, अमोनियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट यानी एरागोनाइट पाया जाता है, 2 से 4% जल और 0 से 10% इसमें कांचियोलिन पाया जाता है। तो ये अलग अलग इसका रेशियो भी यहाँ पर दिया हुआ है। कैंचियोलिन जो है ये एक प्रोटीन है, क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? कठोर भी बहुत है और तन्यता भी इसमें बहुत ज्यादा है। कौन सा ऐसा पदार्थ है? आप इसको गैस करेंगे तो जान जाएंगे, और इस पदार्थ का नाम है नाइक्रोम। कार्बोरंडम एल्युमिनियम का एस होने के कारण एल्युमिनियम संबंधी गुणधर्म से युक्त होता है, कठोर होता है लेकिन तन्य नहीं होता, एक ऑप्शन था कार्बोरंडम। कास्ट आयरन कठोर होता है लेकिन दबाव पड़ने पर टूट जाता है, तन्य नहीं है, तन्यता नहीं है उसमें। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, तन्य धातु है लेकिन कठोर नहीं है। नाइक्रोम जो है ये अभंगुर होने के कारण कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। अभंगुर है इस कारण से ये कठोर है, और उच्च गलनांक है इस कारण से ये तन्य भी है। तो नाइक्रोम के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? यानी कि जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, पहला उसमें सबसे हल्का और दूसरा सबसे भारी धातु है। देखिए पढ़िए इसको, तो इसमें एल्युमिनियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे हल्की
और ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम देखिए भारी है, इसका जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो एल्युमिनियम है वो सबसे हल्की है उनमें दी हुई में, ठीक है। और वैसे देखिए यहाँ पर, हाँ आप ऐसे देख सकते हैं इसमें ऑस्मियम ये लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी है। लिथियम जो है, सॉरी एल्युमिनियम में बोल गया क्या, एल्युमिनियम नहीं, लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की है, लिथियम जो है ये सबसे हल्की है, देखिए 6.941, और जो ऑस्मियम है ये इनमें दी हुई में सबसे भारी है। अगर पारा दिया होता तो ये भारी हो जाता, लेकिन पारा दिया नहीं है। अगर पारा यहाँ पर दिया होता तो पारा एल्युमिनियम के साथ दिया है, लिथियम और ऑस्मियम यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम क्योंकि सबसे हल्की नहीं है तो इस क्रम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से आप उत्तर देंगे ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, जो सबसे अधिक क्रियाशील है, एक्टिव मेटल कौन सा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील जो 4 धातुएं दी हैं इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर अगर इनको हम क्रम से सजाएं तो पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर आयरन आते हैं, ठीक है। ये क्रियाशीलता के आधार पर ऐसे है। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही बात है, और चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में मान्यता देता है। अरुणाचल प्रदेश को ये क्या कहता है, ये दक्षिण तिब्बत है, ठीक है, ऐसा चीन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, चीन ऐसा कहता है, चीन बदतमीजी करता है। तो ये दोनों की दोनों बातें यहां पर सही हैं, ठीक है। चीन के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और उसके बाद में म्यांमार का स्थान, फिर भूटान का स्थान आता है चीन के साथ सीमा साझा करने के मामले में। इसके अलावा चीन संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश जो है उसको कहता है दक्षिण तिब्बत है, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में ये कहता है। सीमा क्षेत्रों में उचित संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव न केवल स्थानीय आबादी को प्रभावित करता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय है। अब कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत विवादित क्षेत्र है ये, तो चाइना अपना दावा ठोकता है, भारत वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ऐसी स्थितियां होती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, आपको चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा, चाइना के साथ ये अरुणाचल प्रदेश की देखिए यहाँ पर ये सीमा मिलती है, और ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइना कहता है, ये दक्षिणी तिब्बत है, इसको पूरा दक्षिणी तिब्बत कहता है। बाकी चीन के साथ ये देखिए यहाँ पर ये बर्मा की भी सीमा, म्यांमार की भी सीमा मिलती है, भूटान की सीमा मिलती है, लेकिन इस एरिया को पूरा ये कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का पार्ट है। बदमाश है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एपीआईज को बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है, और चीन का हुबेई प्रांत जो है ये एपीआईज विनिर्माण उद्योग का केंद्र है। चिकित्सा से संबंधित ये शब्द है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सक्रिय दवा सामग्री को एपीआई कहा जाता है, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एपीआईज के नाम से जाना जाता है। इसको बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है। दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण तत्व है ये, और चीन का हुबेई प्रांत जो है, हुबेई प्रांत इसका प्रमुख केंद्र है। भारत वहां से आयात करता है, इस कारण से चीन पर निर्भर है भारत। भारत का एपीआई आयात प्रति वर्ष 3.5 बिलियन डॉलर है, और ये कुल आयात का लगभग 70% है जो वहां से आयात होता है चीन से। तो भारत को अब इस पे सोचना पड़ेगा, अपने यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत चीन से क्या कर रहा है, व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनको सीमित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिलेप्सी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, मिर्गी जिसको कहते हैं, और एपिलेप्सी से महिलाएं भी अधिक प्रभावित होती हैं। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, महिलाएं ही, ये गलत है। इससे पुरुष और वयस्क मतलब सारे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन पुरुष और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, महिलाएं से कम प्रभावित होती है अपेक्षाकृत। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो होता है वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा ये देखा जाता है। और इससे होता क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल विकार है, असामान्य व्यवहार हो जाता है, संवेदनाएं और कभी कभी अभिज्ञता की हानि हो जाती है। तो ये जो एपिलेप्सी है, ये एपिलेप्सी करता क्या है, जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम है उस पर प्रभाव डालता है, तंत्रिका तंत्र पर। कार्बन निगरानी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना,
तो ये राज्य है चंडीगढ़। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर एक ऐप का डेवलपमेंट किया गया है, कार्बन निगरानी यानी कार्बन वॉच की शुरुआत की है इसने। और किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए ये कार्बन निगरानी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो इन्होंने लॉन्च किया है। और कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी विशेष मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप वातावरण में उत्सर्जित होने वाली जो ग्रीन हाउस गैसों, विशेषकर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसको इसमें शामिल किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन है। अगर यहाँ पे हार्ड लोन दिया होता तो गलत होता, ये सही है। और लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का अनुदान होता है, तो अनुदान ये नहीं होता है, ये गलत है। ये एक ऋण होता है, एक लोन होता है। और अनुदान और लोन में अंतर ये होता है, अनुदान को आपको चुकाना नहीं होता है। अगर आपको मिल गया तो आपको चुकाना नहीं है यहाँ पर। लेकिन लोन जो होता है, लोन को चुकाना पड़ता है। तो ये अनुदान नहीं होता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना दी गई है? पहला मामला कहाँ मिला है, कहाँ पर पाया गया है? तो ये रूस ने ऐसा कहा है, इसने सूचना दी है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि चाइना ने क्या किया था, ये कोरोना के मामले में बहुत कुछ छुपाया था। तो रूस को जैसे ही मामला मिला, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये सूचना दी है रूस ने। रूस में ये जो मामला मिला है H5N8 है, N1 नहीं N8 है। H5N8 ये बर्ड फ्लू का वायरस है। इसका मामला दर्ज किया गया है, पक्षियों से मनुष्यों को पारित ये हुआ है, संचरण हो रहा है। और इस मामले की सूचना उसने WHO को तुरंत दे दी है। तो इसको याद रखिएगा, H5N8 है। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? तो ये 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया नागालैंड में। नागालैंड जो भारत में शामिल हुआ था, तो ये भारत में 16वें राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा देके इसको शामिल किया गया था। राज्य की विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य वैसे नहीं है, आमतौर पर कई राज्यों में इस प्रथा का पालन भी होता है। नागालैंड में ऐसा नहीं किया गया। 60 साल में पहली बार यहाँ पर बजाया गया, 60 साल में पहली बार यहाँ पर बजाया गया। तो ये नागालैंड ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16वां संस्करण ये 8 फरवरी से शुरू हुआ है। कहाँ हो रहा है? राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहीं पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से में इसका आयोजन किया जा रहा है। 8 फरवरी से ये शुरू हुआ है, 16वां संस्करण है और भारत और अमेरिका के बीच में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती भारत के गुजरात स्थित एक सार्वजनिक पुस्तकालय है और विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। तो पहला तो सही, दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि गुजरात स्थित नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसके लिए बड़ा उन्होंने प्रयास भी किया था। उत्तर तो इसका बी हो जाएगा। और ये जो विश्व भारती है ये राष्ट्रीय महत्व क्या क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम करना चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन नहीं हो पाया आर्थिक दिक्कतों के कारण। केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का ये संस्थान है जिसको 1951 में संसद के अधिनियम के द्वारा दर्जा दिया गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय का। विश्व का भारत के साथ समागम, इसका अर्थ होता है विश्व भारती का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज 1 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 30 टेस्टों की यह श्रृंखला होगी। इसमें करंट अफेयर, फुल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। सीसैट के भी 2-4 टेस्ट इसमें आपको दे दिए जाएंगे। इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा जल्द ही। जो लोग इसमें रुचि रख रहे हों वो 6307281212 जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और 1-2 दिन में ऐप पर ये उपलब्ध हो जाएगा। आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। 2021 में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 2021 में इनकी जो एनिवर्सरी मनाई गई है वो 391वीं है, 391 ये जयंती मनाई गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 19 फरवरी 2021 को ये मनाई गई है। पुणे की जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था।
भोसले मराठा कबीले से ये थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की और रायगढ़ को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। महाराष्ट्र के समुद्री तटों की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना का भी निर्माण किया था। तो आधुनिक युग की नौसेना जो पहली निर्मित की गई थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा निर्मित की गई थी। और जयगढ़, सिंधुगढ़, विजयदुर्ग और महाराष्ट्र के तट के साथ साथ अन्य किलों की रक्षा मराठा नौसेना ने किया था। एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। राजा के तौर पर छत्रपति शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक विचारों और न्यायिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया था। मराठी भाषा के उपयोग को भी उन्होंने सक्रियता के साथ प्रोत्साहित किया था। तो ये सब उनके कार्य थे और महापुरुष थे ये। और इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इन विशेषताओं के आधार पर आप कर देंगे। कैसा लगता है आपको डेली 30? जरूर बताएं। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देने का प्रयास करें और इसको शेयर करें उन लोगों तक जो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं। और इसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने सुझाव दें, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।